नमस्कार मित्रों, आज करेंगे प्रश्न नंबर 36 से। ठीक है, 36 से कंप्लीट करेंगे और पूरा ये जो आज सेशन है पूरा कंप्लीट किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है 36 में कि लोकसभा का जो कोरम कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो आपको पता ही 1/10 होती है, या आप इसको 10% भी बोल सकते हो। तो आंसर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं किस आर्टिकल में है। देखिए, जो अनुच्छेद 100 के उपभाग 3 के अनुसार लोकसभा तथा राज्यसभा का जो कोरम है वो 1/10 भाग होना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। मतलब कि विपक्ष जो होता है वो तय करता है कि कितनी होनी चाहिए, तो 1/10 होनी चाहिए, या कहीं कहीं 10% भी लिख के आ जाएगा, तो उसमें आपको हैरान होने की बात नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु, ठीक है ना, अधिवेशन गठित करने हेतु कितनी होनी चाहिए कोरम संख्या? वही है 10%, जो मैंने अभी आपको बताई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 10वां भाग, यही ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 100 के उपभाग 3 में। ठीक है ना। देखते हैं इसका और एक्सप्लेनेशन, अगर और कोई जानकारी मिले, हालांकि कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए कितना घुमा दिया क्वेश्चन को, आपको डर लग जाए कि ऐसा ना हो कि लोकसभा में ही होता है राज्यसभा में नहीं होता। तो इन्होंने घुमाया है क्वेश्चन को कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो है आपकी 1/10 या 10%। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो ये तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा भेजता है, 80 है यहाँ पर। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे और बिहार में देखेंगे तो आपको देखिए मध्य प्रदेश में तो आपको 29 है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो बिहार में 40 है, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में 42 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका होगा? उत्तर प्रदेश अगर है तो सबसे ज़्यादा तो इसी का होगा, क्योंकि 80 सीटें यहाँ से होती हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता ही है, 39 सीटों का प्रावधान है यहाँ पर। आंध्रा और महाराष्ट्र बचा। ठीक है ना। तो इसका जो सही विकल्प है तो यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 41 में आते हैं कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पे हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरे और तीसरे दर्जे पे हैं। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए जब ये प्रश्न उठा था, जब ये प्रश्न आया था एग्जाम में, उस समय जो स्थितियाँ अलग थी, वो डेट अलग थी। ठीक है ना, समय अलग था। तो उस समय बिहार में जो लोकसभा की जो सीटें थी वो 54 थी, महाराष्ट्र में देखेंगे तो 48 थी, और बिहार एवं मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात उनके लोकसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन आ गया। अब यह स्थिति इस प्रकार हो गई है कि उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, और आप बिहार में देखेंगे तो आपको दिखेगी 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में आपको 39 सीटें हैं। ठीक है ना। और जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर 29 सीटें हैं। तो इन सबको आपको याद करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 में आते हैं। उत्तर प्रदेश के के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया था किसमें? महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो वो है 25। राजस्थान के लिए 25 स्थान निर्धारित है, ये याद रखना है। लोकसभा में राजस्थान हेतु जो सीटों की संख्या है वो है 25 स्थान है, जिसमें कि 4 अनुसूचित जाति तथा 3 अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है। प्रश्न नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। लोकसभा एवं बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? अब देखिए सभी को आपको पता होना चाहिए, और फिर सभी में आप इसमें जैसे असम की सीट रखेंगे, मध्य प्रदेश की सीट रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और तब पता करें कि इसमें सबसे ज़्यादा किस में है। ठीक है। तो देखिए बिहार में अगर देखेंगे तो बिहार में इस समय सन 2000 में बिहार में विघटन से पूर्व यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी बिहार में। झारखंड में 14 सीटें चली गई। ठीक है। तो इसके बाद में जो बिहार था उसमें 40 सीटें बची। ठीक है। मतलब झारखंड और बिहार, झारखंड एक था, बीझा। ठीक है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें चली गई। तो मध्य प्रदेश में बीझा, बिहार और झारखंड जो बचा वहाँ पर फिर आप छत्तीसगढ़, तो ये आपका हो गया मध्य प्रदेश के साथ में। तब 40 सीटें थी, 11 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई, तो बची 29। विघटन के पूर्व में इसलिए बिहार में 54 सीटें थी, लोकसभा के लिए आवंटित स्थान 14 सीटें थी, तथा मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी। लोकसभा में के योग के बराबर थी, परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 सीटें हैं। 40 सीटें जो निम्नलिखित स्थानों में आवंटित स्थानों का योग है। जैसे गुजरात में 26 है, असम में 14 है, तो हो गई 40।
गुजरात में 26 है, झारखंड में 40 हो गई 14 तो 40, ठीक है। तो ऐसे आपको सारी सीक्वेंस को रखना है, रखने के बाद उसको ऐड ऑन करना है, तब बताना है आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा किस में है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, देखिए स्टार लगा है, सभी को रखिएगा क्योंकि उस समय 2000 में सीटें कुछ बदली होंगी राज्य की, इस वजह से यहाँ स्टार लगा के दे दिया इन्होंने। प्रश्न नंबर आते हैं 45 में, निम्नलिखित में से किस राज्य के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। किस राज्य, जैसे पंजाब और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो देखिए पंजाब में है 13 सीटें, बात समझिएगा, पंजाब में 13 सीटें हैं, असम में 14 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 है, तमिलनाडु में 39 है, आंध्रा में 25 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और छत्तीसगढ़ में 11 है, ठीक है ना, और महाराष्ट्र के अंदर 48 है। तो बस इसको आपको देखना है, वहाँ पर रखना है, जो सूटेबल बैठता है वही इसका सही आंसर है। हालांकि वहाँ पे स्टार लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये जब क्वेश्चन आया होगा तब वहाँ पे बदलाव हुआ होगा। प्रश्न नंबर आते हैं 46 के अंदर, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब और आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी स्टार है क्योंकि उस समय जब ये प्रश्न आया होगा 1997 में, तब उस समय सीटें बदली होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस समय आया है, उसकी तब क्या रिलेवेंसी थी, ठीक है, तब उसमें क्या कोई बदलाव तो नहीं हुए। अब देखिए लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि को सुमेलित करना है, जैसे आंध्र प्रदेश 48, आपके सामने सब लिखा है, इसको आपको मैच कराना है, ठीक है। तो मैच कराने में देखेंगे, तो देखिए मैच यहाँ पे कराते हैं हम लोग। सबसे पहले 3, 4, 1, 5 और 2, ये आपका मैचिंग है, ठीक है। तो आप इसको मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 3, 4, 1, 5, 2, ऑप्शन नंबर हो गया डी, आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 48 पर, निम्नलिखित राज्य संघराज्य क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो लोकसभा में केवल एक सीट है, चंडीगढ़ में है, मिजोरम में है और सिक्किम में। यहाँ पे लोकसभा की एक सीट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। देखिए चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, सिक्किम है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का है, मिजोरम भी नॉर्थ ईस्ट का, नागालैंड भी पुडुचेरी में। लोकसभा में केवल एक सीट ही है, और त्रिपुरा, गोवा और मेघालय, मणिपुर, दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। ज्ञातव्य कि दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव राज्य संघ राज्य क्षेत्र आपस में विलय कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे ऊपर। 49 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। तो वो है आपके त्रिपुरा में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए गए। प्रश्न नंबर आते हैं 50 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है। तो वो है लद्दाख, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है, बाड़मेर है, कच्छ है। देखिए कहाँ पर लोकसभा में निर्वाचित जो क्षेत्र है 5 बड़े, लद्दाख है, ठीक है, बाड़मेर है, कच्छ है, अरुणाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार के बारे में बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक, दिल्ली का, जो कि 10.5 नंबर किलोमीटर, सबसे बड़ा लद्दाख है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा है चांदनी चौक, कहाँ का, आपका दिल्ली का, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा है लद्दाख, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 51 में। प्रश्न नंबर 51 बोलता है कि डिलिटिमेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्या है। देखिए अमेठी, उन्नाव, लखनऊ, बागपत। अब यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। देखिए 2008 में जब लागू हुआ था परिसीमन, इसके बाद में वर्तमान में 2019 में लोकसभा चुनाव में आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र तो गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश में जो आता है, ठीक है ना। और इसमें कितने 27,28,978 निर्वाचक है। और इसके बाद में गौतम बुद्ध नगर है, जो कि क्या है, लोकसभा निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा है। पहला गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर, और तीसरा है उन्नाव। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न नंबर आते हैं 52 में। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है। तो हम लोग बात कर चुके हैं, हालांकि 70 लाख हो गई है, लेकिन अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या है। देखिए प्रश्नकाल में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम जो सीमा थी वो 40 लाख रुपये थी, किंतु 2014 में निर्वाचक विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को अधिकांश राज्यों में 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई।
कुछ छोटे राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम में ये 22 लाख रुपए है से बढ़ाकर 54 लाख, पहले 22 लाख थी वहाँ पे, तो अब 54 लाख कर दी गई है। ठीक है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए अक्टूबर 2020 में इस सीमा को 10% बढ़ाकर 77 लाख रुपए कर दी गई है, 59.40 लाख रुपए कर दिया गया। सबसे बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम जो सीमा वो 30.8 लाख रुपए तथा छोटे राज्यों में 22 लाख रुपए को निर्धारित किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 55 पे। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई धनराशि क्या? देखिए, ये चुनाव में जो जिसको बोलते हैं ना जमानत राशि, वो जमानत राशि है। और जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? तो वो है आपकी स्टार हालांकि लगा है, देखिए फिर भी देखते हैं। देखिए, प्रश्नकाल के समय राशि समान वर्ग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 10,000 रुपये समान वर्ग के लिए थी, अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 रुपये थी। देखिए, 2010 में अत्यधिक प्रत्याशित की संख्या कम होने हेतु जमानत राशि बढ़ा दी गई, जो इस प्रकार लोकसभा में चुनाव में अगर समान वर्ग का व्यक्ति लड़ रहा है तो 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500 रुपये। ठीक है, राज्य विधानसभा में समान वर्ग के बारे में बात करेंगे, विधानसभा चुनाव में जो यूपी अपने उत्तर प्रदेश में होते हैं या किसी भी राज्य में होते हैं, तो वहाँ 10,000 रुपये समान वर्ग का, अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 रुपये, और लोकसभा में 25,000 रुपये जनरल वाले का और 12,500 रुपये आपका SC ST वालों का, और राज्यसभा में 10,000 रुपये आपका जनरल वालों का और 5,000 रुपये आपका जस्ट आधा इसका क्या होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का। प्रश्न नंबर आते 54। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे कितने मत ना प्राप्त हुए हों? तो देखिए, हालांकि यहाँ पर जो मतों की संख्या है वो 1/6 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव में यदि कोई उम्मीदवार वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात तो अपनी जमानत राशि को खो देता है। किसमें? लोकसभा में। अब बताइए, लोकसभा के अंदर जो जनरल कैटेगरी का जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो जमानत राशि कितनी देगा? वो देगा 25,000 रुपये। ठीक है, कितनी देगा? 25,000 रुपये। जो SC ST वाला करेगा वो देगा 12,500 रुपये। अगर यही विधानमंडल के अंदर होगा विधानसभा का चुनाव तो 10,000 रुपये जनरल वाला देगा और 5,000 रुपये SC ST वाला देगा। ठीक है ना। लोकसभा का पहला जो आम चुनाव था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, लोकसभा का जो प्रथम चुनाव था वो 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में वो 21 फरवरी 1952 तक चला था। 51 से लेकर 52 तक, 25 अक्टूबर से 21 फरवरी। यह चुनाव जो था वो 489 सीटों में हुआ था और प्रथम लोकसभा चुनाव का जो पहला अधिवेशन था वो 13 मई 1952 को हुआ था। प्रश्न नंबर आते हैं 56 पे कि किस लोकसभा का जो कार्यकाल है लगभग 6 वर्षों का है? तो वो कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का था? 5वीं लोकसभा का। 5वीं लोकसभा का टाइम पीरियड क्या था? 1971 से लेकर 1977, 18 जनवरी। 15 मार्च 1971 से लेकर 18 जनवरी 1977 तक था। 9वीं लोकसभा कब भंग कर दी गई थी? तो 9वीं लोकसभा 1971 में भंग कर दी गई थी। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड था 2 दिसंबर 1989 को हुआ था। अब देखिए 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये 2 दिसंबर 1989 से स्टार्ट हुआ था और 13 मार्च 1991 को ये भंग हो गई थी। ठीक है ना। 58 में देखते हैं भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था आपका कब? फरवरी 1998 में। और कौन सी लोकसभा सबसे बड़ी थी? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कौन सी लोकसभा सबसे बड़ी थी? वो थी हमारी 5वीं लोकसभा सबसे बड़ी थी। ठीक है, 71 से 77। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 58 में कहा गया है कि भाई भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। 12वीं लोकसभा के लिए जो निर्वाचन फरवरी 1998 में हुआ था, 12वीं लोकसभा का जो गठन था वो 10 मार्च 1998 को हुआ था। इसका विघटन जो था वो 26 अप्रैल 1999 को हुआ था। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 59 में, लोकसभा का जो नेता है वो कौन होता है? तो लोकसभा में नेता तो आपको पता ही PM होते हैं। किस आर्टिकल में 75 के 1 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है? किसी भी सदन का नेता उस सदन या सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जा सकता है। ठीक है, जो लोकसभा का सदस्य हो। प्रश्न नंबर आते हैं आपके सामने 60 नंबर का। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। पहला, लोकसभा एवं राज्यसभा में
लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान में कम से कम 50% तक मत पाना अनिवार्य है। पहला ये स्टेटमेंट है। दूसरा है, भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले पद को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो इसका जो डी है ना तो 1 और ना ही 2 इसका सही आंसर है। क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत में लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के जो चुनाव है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं, जिसके तहत देश तथा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। अतः कथन 1 गलत हो गया, जो कि ऊपर हम लोग देख रहे थे ना। कथन 1 में क्या था कि 50% क्या उम्मीदवार को चाहिए, नहीं, ये नहीं चाहिए, तो कथन गलत 1 हो गया। दूसरे में क्या है कि कथन 1 गलत है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधानों के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य या उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है। अतः कथन 2 भी गलत है। 2 वाले कथन में क्या कहा गया था? कहा गया था कि भारत के संविधान में अधिक उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष जो पद है वो विपक्ष को जाता है। ठीक है ना, इसलिए दोनों ये गलत हो गया। भारत में लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे वो तो आपको पता ही है, क्या था? चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा का जो स्पीकर अध्यक्ष है वो क्या होता है? चयनित होता है। अब क्योंकि इसके हिसाब से ही हमको देना है। अगर लोकसभा का पहले स्पीकर अध्यक्ष पूछा जाता तो जीवी मावलंकर थे, उनके मरने के बाद अनंत संयम बने थे, लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन के ऑप्शन ही अलग डाल दिए ताकि आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन पढ़ते सीधे जीवी मावलंकर आ रहा है तो वो भ्रमित हो जाएंगे, फिर नहीं होगा वो। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा में यथाशीघ्र अपने 2 सदस्य तथा 2 सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी और जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथाशीघ्र अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द का यूज़ होता है, ना कि एलेक्ट। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो गया यहाँ पर वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। अब देखिए निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अब लोकसभा का स्पीकर है तो जैसे इस समय ओम प्रकाश बिरला जी हैं, तो उनका जो निर्वाचन हुआ होगा तो किसने किया होगा? लोकसभा के सभी सदस्यों ने किया होगा। लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो वो है आपका स्पीकर। अपने पद की शपथ नहीं लेता, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं। देखिए, प्रश्न के अनुसार दिए गए विकल्पों में से स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य सांसद के तौर पर पद की शपथ तो ले ही चुका है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेगा, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। अब अन्य में कौन सा है? देखिए, अन्य में ये है आपका राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, ठीक, उपराष्ट्रपति लेता है, स्पीकर नहीं लेगा, प्रधानमंत्री लेगा, मंत्रिपरिषद के सदस्य लेते हैं। देखिए, स्पीकर क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो ऑलरेडी वो सांसद है। जब वो सांसद बना था तब उसने शपथ पत्र लिया था, ठीक है। तो अब वो दोबारा से जब स्पीकर बनाए तो वो सांसदों नहीं तो चुनकर उसको भेजा है, तो इसलिए वो बार नहीं लेंगे। तो इस समय कौन है? ओम प्रकाश बिरला जी हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 64 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? अभी हम लोग प्रेसिडेंट लेता है, अध्यक्ष लेता है, प्रधानमंत्री भी लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लेते हैं, स्पीकर नहीं लेता। तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं लेता ये भी हम लोगों ने बता दिया, क्योंकि जो सांसद है वही ऑलरेडी पहले सांसद बनता है, तो वो तो ओथ ले ही चुका होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति उसको ओथ दिला देते थे प्रेसिडेंट को। जब अगर मंत्री बनता है तो भी प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है। तो अब जब वो उसका अध्यक्ष बनेगा तो उसको बार बार ओथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र वो किसको देता है? तो ये देता है कि अपना त्याग उपाध्यक्ष को देगा, सी ऑप्शन। देखिए, 94 के खाक के अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है।
प्रश्न नंबर आते हैं 66 पे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र वो किसको देता है? तो त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किस आर्टिकल में देता है? आर्टिकल नंबर आता है आपका 95 का खा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा 94 का खा, ठीक है, 94 का खा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो भैया लोकसभा के अध्यक्ष को हटाएं लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित संकल्प पत्र द्वारा। और लोकसभा के सभी जो सदस्य हैं वही उनको लोकसभा अध्यक्ष भी बनाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कभी ओथ नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो ऑलरेडी सांसद रहता है, तो एक बार वो ओथ ले चुका होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आते हैं 60, हालांकि देखते हैं इनका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बड़े काम का है। 94 के खा में देखिए बताया गया है कि गांव में बताया गया है कि लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प पत्र द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि सांसद से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना ना दी गई हो, ठीक है ना। आते हैं 64 नंबर पे। 68 नंबर पे लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो ये है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्तावित पारित कर दे, ठीक है। अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा लोकसभा की तरफ से तो उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 69 पे आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कैसे हटाया? लोकसभा के कुछ सदस्यों की बहुमत संख्या द्वारा पारित से, बिल्कुल सही है। लोकसभा में 2/3 नहीं, ये तो प्रेसिडेंट के आदेश और संसद के समान बहुमत, इन सबसे कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि सही है, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को क्यों धारण करेगा। सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। देखिए वो तो ऑलरेडी सांसद होता है ना, तो सांसद है ही, तो फिर उसको इस बात का तो किसी प्रकार का कोई वही नहीं है। तो कौन सा सही है? तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। यदि प्रश्न सी नंबर है कि यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। नहीं, ये भी बात गलत है। और यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देगा, ये बात बिल्कुल सही है। और ये हम लोग बात भी कर चुके हैं, 94 के गांव में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य द्वारा उसके बीच से ही किसी सदस्य को चुना जाता है। देखिए लोकसभा में साथ ही लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। 94 के खा के अनुसार जब वो त्यागपत्र देता है तो वह अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतुक के अनुसार अब जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले यह अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। प्रश्न नंबर आते हैं 71 के बारे में। 71 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में निम्न के कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है भाई? देखते हैं आके। सबसे पहले क्या विचार करना है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेगा। बिल्कुल गलत बात है। प्रसाद पर्यंत पद को धारण क्यों करेगा? क्योंकि जो सांसद है वही लोकसभा के जितने सांसद हैं वही चुन को उसको मतलब उनको बैठालते हैं अध्यक्ष के पद में। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वो सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ये कंडीशन तो मंत्री के लिए है, ये कंडीशन अध्यक्ष के लिए नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष तो ऑलरेडी सांसद होता है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बी इसका सही आंसर होना चाहिए। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है। देखिए प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या काम है, देखते हैं कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य सदस्यों को शपथ दिलाना, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही है। देखिए नवनिर्वाचित जो सदन में लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के समान वरिष्ठतम सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है ना। स्पीकर के रूप में चुना जाता है जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। देखिए प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो वो है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, ठीक है ना।
प्रश्न नंबर आते हैं 4 पे, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो स्पीकर को अपनी कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग वोट का प्रयोग कब कर सकते हैं? वो जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अनुच्छेद 100 के 1 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। किस आर्टिकल में? 100 में। कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग करता है केवल तभी करता है जब वह किसी विषय के संदर्भ में दिए हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति में हो। परंतु अनुच्छेद 96 के 2 के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में वो ऐसा नहीं कर सकता। किसकी? अध्यक्ष जी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, स्पीकर की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा? तो ये देता है उसको आर्टिकल 100, ठीक है, मोटा है तो आर्टिकल 100 है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही, ठीक है, जीवी मावलंकर साहब थे। लोकसभा के जो गठन के पश्चात उसकी जो बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, 13 मई 1952 को। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। 13 मई को हुई, 15 मई को वो बने, लेकिन उनकी जो मृत्यु थी वह 27 फरवरी 1956 को हो गई। तो पहली बार लोकसभा के जो शेष कार्यकाल बच गया था ना, वो उपाध्यक्ष थे अनंत स्वामी अयंगर। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष में 8 मई 1956 को ये बने, तो 27 फरवरी को वो ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए जो शेष बचे कार्यकाल थे उनको पूरा करने के लिए उपाध्यक्ष आए थे। प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं, भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो हैं जीवी मावलंकर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ए इसका विकल्प बिल्कुल सही है। 78 पे आते हैं कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये थे जीवी मावलंकर। देखिए क्यों लाया गया था, तो आपको पता होगा 13 मई 1952 को लोकसभा का प्रथम चुनाव होता है, 15 मई 1952 को वो बन जाते हैं आपके जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष, लेकिन वो फिर 56 में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह आते हैं अनंत स्वामी अयंगर, ठीक है ना। तो इसी को लेके कुछ था। देखिए 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित 12 सांसदों द्वारा लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। बात समझिएगा कि जीवी मावलंकर जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी से ही विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो कि 15 दिसंबर 1954 में लाए गए थे, ये बने कब थे अध्यक्ष? ये बने थे, देखिए 13 मई 1952 को तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो 15 मई 1952 को वो बने। फिर 15 दिसंबर 1954 को जीवी मावलंकर माफ़ कीजिएगा जेबी कृपलानी और जो 12 अन्य सदस्य थे वो उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोकसभा में इसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो बस यही बात है। प्रश्न नंबर 79 में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी मीरा कुमारी, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष सभा की जो अध्यक्ष थी मीरा कुमारी ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 15वीं, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में 7वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष वो ओम प्रकाश बिड़ला जी हैं, अभी हम लोग उनके बारे में बात कर चुके हैं। और 15वीं कौन थी? वो थी मीरा कुमारी थी। और वो जो थे मीरा कुमार, ये आप समझिएगा वो सबसे पहली महिला थी। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष तो देखिए नजमा हेपतुल्ला तो गवर्नर है, जीएमसी बाला योगी, अब इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए प्रश्नकाल में देखेंगे तो 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष जो थे वो पीएम सईद थे। वर्तमान में 1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश बिड़ला, जबकि जो उपाध्यक्ष का पद खाली है और अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला, और ये राजस्थान से आते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 81 में, यदि लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकते हैं? मत बराबरी की अवस्था में मत कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये किसकी अध्यक्षता कर रहे हैं? अगर ये लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं उपाध्यक्ष, ठीक है, हालांकि उपाध्यक्ष का अभी पद खाली है, अभी अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला जी हैं। तो जब अगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद में उसकी अध्यक्षता कर रहा है तो उसके पास एक ये अथॉरिटी है कि मत बराबरी की अवस्था में वो मत दे सकता है, मतदान कर सकता है, ठीक है ना। लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त होने पर
रिक्त होने पर सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष व आमतौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इसमें आर्टिकल 108 में है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह प्रथमता मत तो नहीं देता है, केवल मत बराबर होने की स्थिति में की दशा में मत दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों के तरीके होता है और उस स्थिति में उसे बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने के लिए प्रश्न पर मत का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है PN संगमा। ये आते हैं UPSI स्तर के क्वेश्चन है कि हर बार अध्यक्ष ही नहीं पूछेगा, हर बार महिला अध्यक्ष ही नहीं पूछेगा। इसने पूछ लिया सबसे पहले बताइए प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो PN संगमा। ठीक है, PM संगमा जी जो बने थे वो 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वो लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष भी थे। प्रश्न नंबर 83 पे आते हैं कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, वो किसके हाथों में होता है? वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष में। लोकसभा का जो पूरा सचिवालय है वो लोकसभा के अध्यक्ष में नियंत्रित होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है और उसे सचिवालय के कर्मचारी पर सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है? तो ये अध्यक्ष की देखरेख में काम करता है। तो इस समय किसकी देखरेख में काम कर रहा होगा? ओम प्रकाश बिड़ला जी के देखरेख में काम कर रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 85 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 85 क्या कहता है? देखिए प्रश्न नंबर 85 कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य से संबंधित निम्न के कथनों पर विचार करना। 15वीं लोकसभा कौन थी? मीरा कुमार थी। अब देखिए पहला वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। ठीक है, अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई और अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। तो देखिए इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको एक्सप्लेनेशन। देखिए वर्तमान में अगर स्थिति देखेंगे मई 2019 में, ठीक है, तो 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की जो भागीदारी थी वो 14% है। वर्तमान में लोकसभा में 78 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी से देखेंगे तो 6 हैं, भारतीय जनता पार्टी से 41 हैं। अधिकतम महिला जो सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से 11 निर्वाचित हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित है, तो इसलिए इसका जो सही विकल्प है वो सी सही था। निम्न के कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहला है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई है। तीसरा है लोकसभा में यदि किसी दल की न्यूनतम 75 न्यूनतम ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा कि जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो यही इसकी जो विकल्प है बिल्कुल सही है। देखिए प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुए थे प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे। इसमें 489 सीटों में के लिए हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने 364 सीट प्राप्त की थी और जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी थी, CPI थी। विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई थी और इस रूप में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के राम सुभग सिंह को चुना गया था। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 10% होनी चाहिए। मतलब वो दल 10% होगा नहीं तब तक नेता प्रतिपक्ष के लिए मान्यता नहीं मिलेगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। राज्यसभा को लेके राज्यसभा की पूरी वीडियो बनेगी और आपको ऐसे लगातार कंटेंट डिलीवर होता जाएगा और पॉलिटी पूरी जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि ख़त्म करा दे। तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।